नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का AR एग्रीकल्चरल अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मक्का की फसल। आज हम मक्का की फसल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन रहेगा इसमें, जो कि आप लोगों के यूपी कैटेड एंट्रेंस एग्जाम यूजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या फिर आप लोग किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मक्का की फसल आज के वीडियो में कंप्लीट मक्का की फसल के बारे में पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे मक्का से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम मक्का के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मक्का। मक्का का साइंटिफिक नाम जिया मेज होता है। ठीक है, मक्का का साइंटिफिक नाम क्या होता है? मक्का का साइंटिफिक नाम जिया मेज होता है, और इसकी फैमिली जो है वह ग्रेमिनी होती है। ग्रेमिनी फैमिली को पोएसी भी कहा जाता है। अगर हम इसमें इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है वह मैक्सिको, या फिर आप लोगों को अगर ऑप्शन में मध्य अमेरिका मिले तो आप लोग मध्य अमेरिका भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम मक्का का क्या होता है? जिया मेज होता है। फैमिली इसकी ग्रेमिनी होती है, जिसे हम लोग पोएसी नाम से भी जानते हैं, और इसका उत्पत्ति स्थान जो है वह मैक्सिको या फिर अमेरिका है। ये एक परपरागित फसल है। कैसी फसल है ये एक परपरागित फसल है। ये आपको ध्यान रखना है कि मक्का एक परपरागित फसल है। मक्का एक परपरागित फसल है, और इसमें प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंडरी कंडीशन पाई जाती है इसमें। प्रोटेंडरी कंडीशन का मतलब होता है कि इसमें जो है मक्के में जो है नर पुष्पक्रम जो है वह पहले डेवलप हो जाता है। ठीक है? और ये एक प्रकार का C4 पौधा है। ठीक है, C4 पौधा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसे जो है ये जो है नॉन टिलर पौधा है, यानी इसके पौधे में कल्ले नहीं निकलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मक्का के पौधे में कभी भी कल्ले नहीं निकलते हैं। तो ये कैसा पौधा है? ये एक नॉन टिलर पौधा है, प्लांट है। ठीक है, नॉन टिलर प्लांट है, और इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स यानी क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल्स यानी धान्य फसलों की रानी कहा जाता है। धान्य फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो धान्य फसलों की रानी जो है मक्का को कहा जाता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट, मक्का अनुसंधान निदेशालय। मक्का अनुसंधान निदेशालय जो है वह पूसा कैंपस नई दिल्ली में स्थित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। किस स्थान पर? नई दिल्ली में पूसा कैंपस नई दिल्ली में ये जो है मक्का अनुसंधान निदेशालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मक्का के उपनाम। आप लोगों ने देख लिया कि क्वीन ऑफ सीरियल्स इसको कहते हैं। और मक्का में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? मक्का में 10% प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोगों को याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से कि मक्का में प्रोटीन कितनी पाई जाती है। तो मक्का में 10% प्रोटीन पाई जाती है। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है मक्का में कार्बोहाइड्रेट। तो मक्का में कार्बोहाइड्रेट जो है वह 70.3% मक्का में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर हम मक्का में खनिज तत्व की बात करें तो खनिज तत्व जो है 1.4% इसमें जो है खनिज तत्व पाए जाते हैं। और मक्का का दाना जो है एक प्रकार का फल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक प्रकार का फल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। मक्के का दाना क्या कहलाता है? मक्के का दाना जो है कैरियोप्सिस कहलाता है। ये आप लोगों को नोट कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग इसकी बनावट देखते हैं तो ये देखो, ये जो है टेलर्स निकला हुआ है। तो ये जो है कैसा कैसा पौधा होता है? नॉन टेलर पौधा होता है। नॉन टेलर पौधा होता है, यानी इसमें जो है और कल्ले नहीं निकलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मक्का की रूट्स हो गई। ये क्या हो गई? रूट्स हो गई। ये जो है इसके जो ये नीचे वाली रूट हो गई, इसके ऊपर जो है रूट निकलती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बेसल रूट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है सहारा प्रदान करने में काम में आती है, मक्का को सहारा प्रदान करती हैं। और ये भाग जो है क्या कहलाता है? ये भाग जो है इसका लीफ सीथ कहलाता है। ठीक है, लीफ सीथ कहलाता है। ये जो है ये एरिया जो है क्या कहलाता है? ये जो एरिया है ये जो है लीफ ब्लेड कहलाता है। क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भाग जो है ये जो है मक्का का स्त्री भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। ये जो है आप लोगों को रेशम की तरह जो है रेसे दिखाई देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क बोलते हैं। ठीक है, ये जो है पार्ट जो है क्या कहलाता है? टेसल कहलाता है। ये मक्का का मेल पार्ट होता है, यानी मेल पार्ट होता है। ये फीमेल पार्ट होता है मक्का का।
ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने ध्यान देख ली होंगी। मक्के का दाना जो है, ये जो है कॉर्न कहलाता है, कॉर्न सीड कहलाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है मक्का जो है एक पूर्णतः परपरागित पौधा है। कैसा पौधा है? परपरागित पौधा है। कैसा पौधा है? परपरागित पौधा है। और मक्का एक उभयलिंगी पौधा है। उभयलिंगी पौधा का मतलब होता है मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट का मतलब होता है कि नर और मादा पुष्पक्रम जो है एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे कि इस प्लांट में आप दो क्लिप देख रहे हैं, ऊपर जो है नर जो है पुष्पक्रम है और नीचे मादा पुष्पक्रम है। तो नर और मादा जिसमें एक ही पौधे में पाए जाते हैं, उसको हम उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, मोनोसियस आप लोग समझ गए, उभयलिंगी समझ गए। एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्पों का पाया जाना क्या कहलाता है? मोनोसियस कहलाता है। शीर्ष पर नर फूल होते हैं, नर पुष्प होता है, नर फूल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टैसल बोलते हैं। और जो मादा पुष्पक्रम होता है उसे हम लोग सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क बोलते हैं। ठीक है, मक्के में नर पुष्प मंजरी जो है क्या होती है? मक्के में नर पुष्प मंजरी मादा से एक सप्ताह पहले विकसित हो जाती है। इसको हम लोग प्रोटेंडरी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेंडरी कंडीशन बोलते हैं। तो मक्का, अगर आपसे पूछा जाए कि मक्का किस प्रकार की फसल है, तो मक्का जो है प्रोटेंडरी जो है प्रोटेंडरी होती है। ठीक है, प्रोटेंडरी होती है, यानी इसमें नर पुष्पक्रम पहले डेवलप हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं मादा की बात करें तो मादा पुष्पक्रम पौधे की कक्ष कलिका से बाली के रूप में विकसित होता है। इसमें रेशमी बाल होते हैं। क्या होते हैं? रेशमी बाल होते हैं। ये आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये जो है रेशमी बाल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। रेशमी बाल होते हैं जिसे हम लोग सिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्क जैसी संरचना होती है, इसे सिल्क भी कहते हैं। संरचना वास्तव में मादा का पुष्पक्रम, ये जो है क्या होती है? मादा का पुष्पक्रम होता है, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र यानी वर्तिकाग्र कहते हैं, और इंग्लिश में इसे स्टाइल बोला जाता है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को डायरेक्टली पूछा जाता है कि मक्का के नर पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो मक्का के नर पुष्पक्रम को टैसल कहा जाता है। ठीक है, और वही पूछा जाता है कि मक्का के मादा पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो मक्का के मादा पुष्पक्रम को जो है वह सिल्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मक्का को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो मक्का जो है तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है। रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में मक्का को उगाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे। मक्का को अच्छे अंकुरण और वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरण और अच्छी वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और मक्का जो है एक शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट है, यानी ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, ये प्लांट जो है किस तरह से होते हैं, ये हमने अपने जो क्लास नंबर 1 है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, उसमें डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी अवश्य देख लें। ठीक है, या वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, और डे न्यूट्रल प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे मक्का की खेती। मक्का की खेती जो है रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में की जाती है। ये जो है जल भराव और सूखा के प्रति संवेदनशील होती है। अगर बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है तब भी इसकी फसल खराब हो जाती है, और मक्के के खेत में अगर पानी भर जाता है तो ये जो है इसकी जड़ें गल जाती हैं और ये नष्ट हो जाती है। बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। तो ये जो है सूखे के प्रति और जो है जल भराव के प्रति संवेदनशील फसल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो जिसकी जो है मक्का की जल मांग जो है कितनी होती है? तो मक्का की जो जल मांग होती है 500 से 800 mm, 500 से 800 mm जो है जल मांग होती है। ठीक है, और प्रथम सिंचाई जो है कब करते हैं? तो प्रथम सिंचाई इसकी नर मंजरी यानी टैसलिंग के समय करते हैं। प्रथम सिंचाई इसकी टैसलिंग के समय करते हैं, यानी जब नर मंजरी जो है निकल आती है उस समय पहली सिंचाई करते हैं। और दूसरी सिंचाई जो है सिल्किंग के टाइम करते हैं। सिल्किंग आते हैं समय दूसरी सिंचाई करते हैं। और सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था होती है वह दोनों होती हैं। क्रांतिक अवस्थाएं जो है टैसलिंग और सिल्किंग जो है क्या है, इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं। यानी इन दो अवस्थाओं पर मक्का में पानी हमें लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न ये पूछा जाएगा, तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछा जाता है मक्का का, यहाँ से अगर पूछा जाए प्रश्न बने कि मक्का का नर
पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो नरमंजरी यानी टैसल कहलाता है। और मादा पुष्पक्रम क्या कहलाता है, तो सिल्क कहलाता है। अगर वहीं पूछा जाए कि मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या कौन सी है, तो आप लोगों को ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एक में टेसलिंग दे रखा होगा, दूसरे में सिल्किंग दे रखा होगा, तीसरे में दोनों दे रखा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को क्या ऑप्शन जवाब देना है, मक्का की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था टेसलिंग व सिल्किंग दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट है मृदा। मक्का को उत्पादन करने के लिए किस तरह की मृदा की आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मक्का को उत्पादित करने के लिए जो है वह उचित जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, उचित जल निकासी। उचित जल निकासी की दो उपजाऊ और दोमट मृदा होनी चाहिए। उचित जल निकासी से संबंध है कि उसमें जो है खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। अगर खेत में जल भराव हो जाएगा तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। और इसका पीएच जो है 5.5 से 7 हो। पीएच कितना हो, पीएच जो है 5.5 से 7 पीएच, ये जो है मक्का के उत्पादन के लिए अच्छा रहता है। जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि मक्का एक जो है C4 पौधा है। कैसा है, C4 पौधा है और शॉर्ट डे पौधा है। शॉर्ट डे क्या होता है, जिसके लिए प्रकाश की अवधि जो है वह 12 घंटे से कम जो है प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग शॉर्ट डे कहते हैं। और 12 घंटे से कम का यानी 10 घंटे तक जो है 8 से 10 घंटे जिसे प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट वे पौधे होते हैं जिन्हें 12 से अधिक जो है समय की डे लेंथ की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग जो है लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। डे न्यूट्रल पौधे वे पौधे होते हैं जिन्हें प्रकाश लेंथ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, यानी दिवस निष्प्रभावी पौधे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, मक्का को दाने के आधार पर कुल 7 वर्गों में बांटा गया है। ये लोगों को ध्यान रखना है। मक्का पूछा जाता है कि मक्का को दाने के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मक्का को दानों के आधार पर कुल 7 वर्गों में बांटा गया है। 7 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से वर्ग हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ग है फ्लिंट कॉर्न, जिसे हम लोग जियामेज इंडोराटा बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है डेंट कॉर्न, इसे हम लोग जियामेज इंडेंटा बोलते हैं। और तीसरा है पॉपकॉर्न जो है वह जियामेज इवर्टा इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है स्वीट कॉर्न जो है जियामेज सेकेराटा, स्वीट सेकेराटा। ठीक है, स्वीट सेकेराटा याद रखेंगे, स्वीट कॉर्न को सेकेराटा बोलते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉर्न, तो जियामेज एमाइलेशिया जो है इसको सॉफ्ट कॉर्न को बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉडकॉर्न जियामेज ट्यूनिकाटा जो है उसको पॉडकॉर्न को बोलते हैं। नेक्स्ट है बैक्सकॉर्न, तो जियामेज टेरेटिना जो है बैक्सकॉर्न को बोला जाता है। ये हमारे 7 प्रकार हो गए मक्का के दानों के आधार पर। ठीक है, फ्लिंट कॉर्न जियामेज इंडोराटा, डेंट कॉर्न जियामेज इंडेंटा, पॉपकॉर्न जियामेज इवर्टा, स्वीट कॉर्न जियामेज सेकेराटा और सॉफ्ट कॉर्न जियामेज एमाइलेशिया, पॉडकॉर्न जियामेज ट्यूनिकाटा और बैक्सकॉर्न जियामेज टेरेटिना। ठीक है, ये जो है 7 प्रकार के मक्का के प्रकार हो गए दाने के आधार पर। ये आप लोगों को याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बीज दर की। अगर हम मक्का को बोने जा रहे हैं तो कितना बीज हमें प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हम लोग संकर किस्में लेते हैं मक्का की, अगर हम संकर किस्में यानी हाइब्रिड वैरायटीज अगर हम मक्का की बोना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने बीज की आवश्यकता होगी, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, अगर हम लोग संकुल प्रजातियां लेना चाहते हैं तो इसके लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम रबी फसल के लिए बोना चाहते हैं, अगर हम रबी मौसम में फसल बोना चाहते हैं तो इसके लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होगी। और अगर हम चारे के लिए बोना चाहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे चारे के लिए। तो चारे के लिए अगर हम मक्का को उगाना चाहते हैं तो इसके लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
बीज जो है डाला जाता है खेत में। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और AR एग्रीकल्चरल अकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल हमारा बना हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग ज्वाइन करके लें। वहां पर इस वीडियो लेक्चर की PDF आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे बुवाई की। तो बुवाई की अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत में खरीफ ऋतु की मक्का असिंचित क्षेत्रों में मध्य जून से जुलाई में बोई जाती है। अब जो बोई जाती है जून से जुलाई में बोई जाती है खरीफ ऋतु में। खरीफ ऋतु में जून से जुलाई में बोई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिंचित क्षेत्र में जून के आरंभ से मध्य जून तक ये जो है बुवाई की जाती है इसकी। नेक्स्ट है उत्तर भारत में बिहार में रबी की मक्का की बुवाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अक्टूबर नवंबर में जो है रबी की मक्का की बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। उत्तर भारत में की जाती है और बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है बसंत ऋतु की मक्का फरवरी मार्च में उगते हैं। ठीक है, और बसंत ऋतु में फरवरी मार्च में मक्का की बुवाई की जाती है। तो मक्का जो है भाई तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है, ये आप लोग ध्यान रखें। ये प्रश्न बनता है कि कौन सी फसल तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। तो मक्का की फसल जो है भाई तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे कि मक्का जो होता है, मक्का की पौधों की संख्या कितनी होनी चाहिए 1 हेक्टेयर में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि जो है 1 हेक्टेयर में मक्का के पौधों की संख्या कितनी होती है। तो 1 हेक्टेयर में मक्का की पौधों की संख्या लगभग 66,000 होती है। ये ध्यान रखेंगे कि खरीफ में 1 हेक्टेयर में पौधे की संख्या जो है लगभग 66,000 होती है। ठीक है, मक्का में जिंक की आपूर्ति के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मक्का में अगर जिंक की कमी हो जाती है तो उसके लिए हम जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फसल बुवाई से पूर्व फास्फोरस तथा पोटाश उर्वरक के साथ इसका छिड़काव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण खरपतवार नियंत्रण। अगर हमारे खेत में खरपतवार उगाते हैं तो हमारी फसल नष्ट हो जाती है, यानी उत्पादन जो है बहुत कम हो जाता है। तो हमें खरपतवारों का भी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सावधानी से खेतों को साफ रखना है। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हटाना रहता है खेत में। तो खरपतवार कौन कौन से उगते हैं ये देख लेते हैं। तो खरपतवार जो है मक्का के खेत में उगते हैं सावा, मकरंद, पौधों, दूब घास। दूब घास का साइंटिफिक नाम आप लोग बहुत याद रखेंगे। दूब घास का साइंटिफिक नाम जो होता है वह होता है साइनोडॉन डैक्टोलॉन। साइनोडॉन डैक्टोलॉन जो है दूब घास का साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट है लहसुआ, हजारदाना, बरू, जंगली चौलाई। ये जो है खरपतवार मक्का के खेत में उगते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण इनका किस प्रकार से करते हैं। तो सीमाजीन का प्रयोग किया जाता है इनके नियंत्रण के लिए। ये ध्यान रखेंगे कि सीमाजीन जो है भारत में प्रतिबंधित हो गया है। भारत में सीमाजीन का प्रयोग जो है प्रतिबंधित होने के कारण मक्का में जो है एट्राजीन शाकनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में सीमाजीन जो है वह प्रतिबंधित है और सीमाजीन की जगह हम लोग एट्राजीन शाकनाशी का प्रयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए मक्के में करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मक्का में लगने वाले रोग। मक्का में कौन कौन से रोग लगते हैं तो उसको देख लेते हैं। मक्का में रोग लगता है डाउनी मिल्ड्यू, जिसे हम लोग तुलासिता रोग कहते हैं। दूसरा रोग लगता है मक्का में सफेद कलिका रोग। मक्का में सफेद कलिका रोग यानी व्हाइट बर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद रखेंगे। मक्का का सफेद कलिका रोग, व्हाइट बर्ड रोग। तो एक एक करके हम आगे देख लेते हैं। यानी डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है? ये मक्के का प्रमुख रोग है। कैसा है? ये मक्के का प्रमुख रोग है। तो आप लोगों से पूछा जाए कि मक्के का प्रमुख रोग क्या होता है, तो मक्के का प्रमुख रोग जो है वह डाउनी मिल्ड्यू है। ठीक है, ये रोग पेरेनोस्पोरा मैडिस नामक कवक के द्वारा, इसके द्वारा होता है। ये रोग पेरेनोस्पोरा मैडिस नामक कवक के द्वारा होता है, यानी फंजाई के द्वारा ये जो है रोग होता है। पेरेनोस्पोरा मैडिस नामक फंजाई के द्वारा ये जो है डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। इसकी रोकथाम के लिए मेटालेक्सिल या मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, तो इसके रोकथाम के लिए क्या करते हैं? मेटालेक्सिल या फिर मैनकोजेब का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट है मक्का का सफेद गल का रोग यानी व्हाइट वर्ड रोग जो है वह मक्का के पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियों पर सफेद रंग की हो जाती है, यानी ऊपरी पत्तियां जो है वह मक्का की सफेद रंग की दिखने लगती हैं। ये इसके सिम्टम्स होते हैं कि मक्का के पौधे की ऊपरी पत्तियां जो होती हैं वह सफेद रंग की दिखने लगती हैं। इससे हमें क्या अंदाजा लगता है कि इसमें जो है व्हाइट बर्ड रोग लग गया है। ठीक है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रोग जो है जिंक की कमी से होने वाला रोग है। ये किसकी कमी से होता है? ये जो है रोग जो है जिंक की कमी से होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आप लोगों के IARI PhD 2019 में भी पूछा गया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप लोगों को वही क्या है, जिंक सल्फेट इस्तेमाल करनी है। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट वर्ड को कंट्रोल करने में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कीट की। कीट कीट जो है जब हमारे खेत में लग जाते हैं तो वह पूरी फसल को ही चट कर जाते हैं, यानी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं कीट भी। तो कीटों का भी नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है फसलों को बचाने के लिए, यानी अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो इसमें जो कीट लगते हैं वह लगते हैं सफेद लट, जिसे हम लोग व्हाइट ग्रब बोलते हैं। व्हाइट ग्रब यानी सफेद लट कीट लगता है। और दूसरा लगता है तना छेदक, जिसे हम लोग स्टेम बोरर बोलते हैं। तो ये जो है मक्का में लगने वाले प्रमुख कीट हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सफेद लट की। सफेद लट यानी व्हाइट ग्रब। व्हाइट ग्रब जो है वह क्या होता है? ये मक्का की जड़ों का एक भयंकर कीट है। मक्का की जड़ों में लगने वाला बहुत ही भयंकर कीट है ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग नियंत्रण देख लेते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल किया करते हैं, या फिर फोरेट का इस्तेमाल करते हैं। कितना? 20 से 25 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर बुवाई से पूर्व जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, छिड़काव किया जाता है सफेद लट के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है तना छेदक यानी स्टेम बोरर इसका साइंटिफिक नाम होता है चिल्लोपार्टलस इसका साइंटिफिक नेम होता है, या चिलोपार्टलस या काइलोपार्टलस इसको बोलते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नाम होता है काइलोपार्टलस या फिर चिलोपार्टलस, जो भी आप लोगों को याद रखना है, जो भी बोल लो। ठीक है, तो ये मक्का का प्रमुख हानिकारक कीट है। इसकी लार्वा अवस्था काफी नुकसान पहुंचाती है। इसकी नुकसान कौन पहुंचाता है? इसका लार्वा पहुंचाता है। ठीक है, इसका लार्वा नुकसान पहुंचाता है खेतों में, जिससे पौधे में मुख्य तना का ऊपरी भाग सूख जाता है। मुख्य तना जो होता है वह ऊपरी भाग उसका सूख जाता है, और इसका सिम्टम्स जो है वह डेड हर्ट कहलाता है। ठीक है, डेड हर्ट सिम्टम्स कहलाता है। ये कीट पौधे की 1 महीने की अवस्था पर नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ठीक है, ये कीट कब नुकसान पहुंचाना प्रारंभ करता है? तो 1 महीने की जो अवस्था होती है उस पर ये कीट जो है नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर देता है। अब हम इसके रोकथाम की यानी नियंत्रण की बात कर लेते हैं। तो अंडा परजीवी, अगर हम अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस 1 लाख अंडे 5 के द्वारा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। और अगर हम दवाई का छिड़काव करते हैं तो उसके लिए भी इस दवाई जो है फिप्रोनिल या कार्टा हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सभी फसलों के तना छेदक कीटों एवं तना मक्खी की रोकथाम के लिए दानेदार कीटनाशक जो होते हैं वह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिप्रोनिल, कार्टा या फिर हाइड्रोक्लोराइड 40 @ ये 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा में इसके लिए काम में लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं मक्का की उपज। मक्का की उपज जो है संकर मक्का जो होती है यानी हाइब्रिड मक्का है, उससे हमें 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वह यील्ड प्राप्त हो जाती है। वहीं अगर हम संकुल मक्का की बात करें तो उससे 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त होती है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। मक्का की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड। मक्का में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले शाकनाशी एट्राजीन है, और ये अंकुरण से पहले दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मक्का की संकर किस्में संगम एवं गंगा सफेद है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि मक्का की जो संकर किस्म है वह संगम और गंगा सफेद है। मक्का के उत्पादन की डबल क्रॉस तकनीकी जोन्स के द्वारा 1920 में डेवलप की गई है।
आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए